नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे क्रेब्स चक्र के बारे में। तो जैसा कि मैं आपको बताऊं कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था कि जो आंतरिक शोषण होता है उसके कितने भाग होते हैं। उसके 3 भाग होते हैं। एक होता है हम लोगों का ग्लाइकोलाइसिस। क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस, जो कि हम लोगों ने पढ़ लिया इसको। सेकेंड होता है क्रेब्स चक्र, और जो तीसरा होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन परिवहन चक्र होता है। तो हम लोगों ने ग्लाइकोलाइसिस को पढ़ लिया। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सेकेंड भाग को, जिसको हम लोग कहते हैं क्रेब्स चक्र। तो इसी क्रेब्स चक्र को पढ़ेंगे। और मैं बताऊंगा जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है कोशिका के कोशिका द्रव में होती है। कहाँ पर होती है? कोशिका के कोशिका द्रव में होती है। जबकि जो क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया होती है वो होती है किस भाग में? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक, अच्छा। अब कह रहा है कि क्रेब्स चक्र की जो प्रक्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इस प्रक्रिया में ग्लाइकोलाइसिस के फलस्वरूप बने पायरुविक अम्ल के अणु का ऑक्सीजन की उपस्थिति में एक एक करके क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण हो जाता है। तो मैं बताऊं कि इस ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया के फलस्वरूप पायरुविक अम्ल के कितने अणु बनते हैं? 2। पायरुविक अम्ल के कितने अणु बनते हैं? 2। अभी देखिए, मैं आपको पूरी जो प्रक्रिया है मैं आपको इस चार्ट की सहायता से मैं समझाऊंगा, जो कि बिल्कुल आसान हो जाएगी। अच्छा, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है, और ऑक्सीकरण होता है तब क्या होता है? कह रहा है कि पायरुविक अम्ल के दोनों अणु क्रेब्स चक्र में प्रवेश करने से पहले एसिटिल कोएंजाइम ए में बदल जाते हैं, और कितनी ऊर्जा एटीपी निकलती है? 6 एटीपी निकलती है। अब इस बातों तो हम लोग पढ़ने वाले थे, अब हम लोग इस चीज में देखेंगे। देखिए, इस चार्ट में क्या समझा रखा है कि कह रहा है कि सबसे पहले कौन सी क्रिया होती है? ग्लाइकोलाइसिस। फिर क्या होता है? क्रेब्स चक्र। फिर क्या होता है? परिवहन चक्र, इलेक्ट्रॉन परिवहन चक्र। तो देखिए ना, इसमें ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल के बनने की जो क्रिया होती है क्या कहलाती है? ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है। ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के कितने अणु बनते हैं? 2 अणु बनते हैं, जो कि मैंने ऊपर बता रखा है। तो ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं के बनने की प्रक्रिया को हम लोग ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। और इस प्रकार से जो पायरुविक अम्ल होता है 3 कार्बन वाला यौगिक होता है। और इसके बाद कह रहा है कि यह पायरुविक अम्ल क्रेब्स चक्र में प्रवेश करने से पूर्व ही एसिटिल को एंजाइम ए में बदल जाता है, जो कि 2 कार्बन वाला यौगिक होता है। मतलब इस एसिटिल को एंजाइम से लेकर के ऊपर जितनी क्रियाएं होती हैं ये सब पूरी एक कोशिका के कोशिका द्रव में होती हैं। किधर होती हैं? कोशिका के कोशिका द्रव में होती हैं। और इस एसिटिल को एंजाइम के नीचे जितनी क्रिया होती हैं सब के सब कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। ये वाली बात याद रखिएगा आप लोग कि एसिटिल को एंजाइम से पूर्व की जितनी क्रियाएं होती हैं सबके सब कोशिका द्रव में, और एसिटिल को एंजाइम के बाद की जितनी क्रियाएं होती हैं सबके सब माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। और कह रहा है कि एसिटिल को एंजाइम 2 कार्बन वाला यौगिक होता है, और यह कितने भागों में बढ़ जाता है? 2 भागों में। एक होता है इसमें ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल, और एक होता है सिट्रिक अम्ल। ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल 4 कार्बन वाला यौगिक होता है, और सिट्रिक अम्ल 6 कार्बन वाला यौगिक होता है। और यहाँ पर ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल का सूत्र C4H4O5 होता है, और यहाँ पर सिट्रिक अम्ल का जो सूत्र होता है C6H8O7 होता है। फिर इसके बाद आगे जो क्रिया होती है उसमें ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल जो होता है मैलिक अम्ल में बदल जाता है, और सिट्रिक अम्ल आइसोसिट्रिक अम्ल में बदल जाता है। ठीक, तो मैलिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो होता है C4H6O5, और आइसोसिट्रिक अम्ल का जो सूत्र होता है C6H8O7। सिट्रिक अम्ल का ये सूत्र होता है, बट इसको वास्तविक सूत्र इसका लिखा जाए तो वहाँ पर हो जाएगा H8C6O7। तो ये होते हैं हम लोग के आइसोसिट्रिक अम्ल के सूत्र। तो इस प्रकार से मैं आपको बताऊं अब लास्ट पोजीशन इसमें कि कह रहा है कि ग्लूकोज के एक अणु का पायरुविक अम्ल के 2 अणु बदलने की क्रिया ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है। और ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होने के फलस्वरूप यह पायरुविक अम्ल जो होता है एसिटिल को एंजाइम बदल जाता है, और वो अभी कब? इस क्रेब्स चक्र में प्रवेश करने से पूर्व। और उसके बाद एसिटिल को एंजाइम जो होता है यह 2 भागों में बढ़ जाता है। एक होता है ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल, और एक होता है सिट्रिक अम्ल। और ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल 4 कार्बन वाला यौगिक होता है, और सिट्रिक अम्ल 6 कार्बन वाला होता है। और ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल मैलिक अम्ल में, और सिट्रिक अम्ल आइसोसिट्रिक में बदल जाता है। और इस प्रक्रिया के फलस्वरूप देखिए कि जब इससे ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल से और सिट्रिक अम्ल से
इनसे जो होता है कि 12 एटीपी इससे निकलती है ऊर्जा और 12 एटीपी इससे निकलती है। इस प्रकार से दोनों से मिलाकर के कितनी निकलती है, 24 एटीपी ऊर्जा निकल जाती है। और वहीं देखा जाए तो इस ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में पूरा देखा जाए तो 8 एटीपी ऊर्जा निकलती है। कितना निकलती है भैया, 8 एटीपी निकलती है। निकलती तो है 10 एटीपी, लेकिन 2 एटीपी इसमें खर्च हो जाती है, तो कितना बच जाता है, 8 एटीपी बच जाता है। और उसके बाद पायरुविक अम्ल से जब एसिटिल को एंजाइम बनता है तो इस प्रक्रिया में कितनी एटीपी ऊर्जा निकलती है, 6 एटीपी ऊर्जा निकलती है। इस प्रकार से पूछ लेता है कि क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया में कितना ऊर्जा निकलती है, तो 8 और 6 14, 14 और 24 कितना हो जाएगा, 28। तो इस प्रकार से क्रेब्स चक्र में पूरी की पूरी 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, जो कि एक प्रकार का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बना लेता है कि क्रेब्स चक्र में निकलने वाली कितनी एटीपी ऊर्जा होती है। तब लोग क्या बताएंगे, 38 एटीपी ऊर्जा होती है। ओके फ्रेंड्स, तो आज की जो मेरी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको अगर और किसी चीज़ की वीडियो चाहिए तो ज़रूर मुझे बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, दैट्स ऑल, थैंक्स।